हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डॉक्टर महिमा गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर के, जो कि है रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। अब इसे आम भाषा में अगर देखा जाए तो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो फिजियोथेरेपी वर्ल्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये इट हैज़ कोर स्पेशलिटी। अब ये हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में कोर स्पेशलिटी रखता है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? ये ट्रीट करता है और मैनेज करता है पेशेंट के किस कंडीशन को, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को। इसीलिए हम लोग इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के साथ साथ रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं। इसका एम क्या होता है? ये अनक्लॉग करता है पेशेंट के एयरवे को, जो एयरवे होता है लंग्स का, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, एयर पैसेज बोलते हैं, उसको अनक्लॉग करता है। साथ साथ उन पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मली करने के लिए हेल्प करता है। और क्या करता है? एक्सर्सन नॉर्मली किया जा सके पेशेंट द्वारा, उसमें हेल्प करता है। अब जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है? वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पे, अर्ली मोबिलाइजेशन पे, एयर क्लियरेंस टेक्निक्स पे। क्योंकि इन सब का किसी न किसी रूप से जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन सारे केसेस में भी करता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर स्पुटम क्लियरेंस अगर हम करते हैं और कफ इफिकेसी अगर इंप्रूव किया जाता है तो क्या होगा? डिस्पीनिया जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखा रहा है किसी और हमारे क्लिनिकल फीचर को ठीक करने में। हमारा फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होता है। ब्रीदिंग अगर नॉर्मल हो तो ऑब्वियसली है कि हमारा फिजिकल फिटनेस ठीक होगा। और ये क्या करता है? इंटेंसिव केयर को रिड्यूस करता है, फंक्शनल एबिलिटी को इंप्रूव करता है। ये सारी चीज़ें हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स की मदद से हम ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है, या फिर ये कहें कि रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी जो है, वो क्या क्या हेल्प करता है? वो क्या करता है? मैनेज करता है एक्सेसिव एयरवे सिक्रेशन। एक बार फिर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सुनने के साथ साथ इन सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद होती जाए। ऑक्सीजनेशन को मैक्सिमाइज करता है, लंग वॉल्यूम को इंप्रूव करता है, जो मस्क्यूलो स्केलेटन फंक्शन है उसको प्रिजर्व करता है। अब ये कैसे करेंगे? हम एडवाइस करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे इस टेक्निक के बारे में, और कैसे जो केयरर हैं या केयर गिवर हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप जिन पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको ये सारे इसेंशियल रोल्स प्ले करने रहते हैं ताकि वो अपने पेशेंट को एक्सरसाइज के थ्रू, मसल ट्रेनिंग के थ्रू रेस्पिरेटरी इंप्रूवमेंट या पल्मोनरी ट्रेनिंग हम कराएंगे। एम क्या है इस कंडीशन का? तो हम एम देखेंगे। मल्टीपल यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। रिमूवल ऑफ रिटेन्ड और प्रोफ्यूज एयरवे सिक्रेशन। सेम ये बात तीसरी बार आ रही है एक एम के फॉर्म में। तो रिपीटेड वे में जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो आप इजिली याद कर पाएंगे। हमारा मेन मुद्दा होता है एयरवे को क्लियर करना, सिक्रेशन को हटाना, मतलब उसको जैसे एयरवे क्लियरेंस करना, लंग्स कॉम्प्लियंस जो है उसको ऑप्टिमाइज करना, गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करना, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ये होता क्या है? मतलब हम जितना सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोगों का सांस, जो ऑक्सीजनेशन है, जो ऑक्सीजन है, जो ब्रीदिंग है, वो यूटिलाइज हो रहा है किसमें? फंक्शनिंग में। तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग को घटाएंगे हम, एक्सरसाइज टॉलरेंस को बढ़ाएंगे, और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी तरह के होते हैं तो उसको भी हम प्रिवेंट करेंगे होने से। एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एयरवे क्लियरेंस। अब इसको हम नॉर्मल और सिंपल वे में समझेंगे कि जो नॉर्मल क्लियरेंस होता है, मतलब कि एक अच्छे पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में जो क्लियरेंस होता है वो क्या करता है? उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहला रिक्वायरमेंट होता है एयरवे जो है वो ओपन होना चाहिए। जो म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर है, जो कफ को आगे फॉरवर्ड करता है, जब हम माउथ से कफ को या तो फिर हम एक्सपेल करते हैं आउटसाइड या फिर स्वेलो कर जाते हैं, तो जब नॉर्मल जो इंसान होगा उसमें क्या होगा? क्लियरेंस होगा किसमें? एयरवे में। उसका म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो है वो क्या होगा? एक्टिव होगा, फंक्शनल होगा, ताकि वो एक इफेक्टिव कफ का फॉर्मेशन कर सके। अब जो एयरवे है वो खुला रहता है किसके? स्ट्रक्चरल सपोर्ट के मैकेनिज्म के थ्रू, ताकि वो क्लियर रहे और प्रॉपर फंक्शन करता रहे। जो सिलिएटेड म्यूकोसा है वो जो है म्यूकस को आगे बढ़ाएंगे एक्सपेल करने के लिए। जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्रोंकियल ट्री होता है वो लाइंड होता है, जो म्यूकोसल लेयर बोलते हैं या सिलिएटेड म्यूकोसा बोलते हैं, वो कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर का होता है। 5 माइक्रोमीटर लेयर बना होता है म्यूकस का, जो कि एयरवे से मूव होता है बाहर की ओर। उसके बाद क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम जो है, जो एयरवे को लाइन करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो हमारा म्यूकस का कंटिन्यूअस फ्लो होता है। म्यूकस को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। वो क्या कराएगा? म्यूकस का कंटिन्यूअस फ्लो कराएगा एयरवे सरफेस पे, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस आकर के एक्सपेल हो जाता है। यहाँ पे उसी चीज़ को बताया जा रहा है। तो या जो हमारा एक्सेसिव सिक्रेशन जो होगा वो या तो एज मैंने जैसे पहले बोला कि स्वेलो हो जाएगा, या फिर एक्सपेक्टोरेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
देखिए हमारा जो कफ है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। किस चीज़ के लिए? उन चीज़ों से जो लार्जर एयरवेज होते हैं, एक्सेसिव म्यूकस होता है उस जो कि फॉरेन मैटर, कभी क्या होता है कि हम कुछ इनहेल कर लेते हैं या कुछ हम खाते हैं ऐसा जिसमें फॉरेन मैटर होता है, जिसको बाहर निकालने के लिए कफ एक बहुत अच्छी भूमिका प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसको हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इसीलिए बोलते हैं। ये कफ रिफ्लेक्स कैसे होता है? म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के थ्रू। उसके बाद इसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है? इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला होगा इरिटेशन। अब जब नॉर्मल इंसान होता है तो हफिंग एंड कफिंग के थ्रू वो इरिटेशन क्रिएट करता है। इंस्पिरेशन होता है, कंप्रेशन होता है एंड देन फिर एक्सपल्शन होता है। जो कफ है, एक्स्ट्रा कफ है, वो या तो स्वेलो होगा या तो एक्सपेल हो जाएगा। अब आते हैं हम एबनॉर्मल क्लियरेंस के बारे में। तो नॉर्मल का तो हमें पता चला कि इरिटेशन होगा, उसके बाद कुछ जो मैकेनिज्म होते हैं उसके थ्रू कफ जो है वो बाहर चले जाते हैं। पर हम जब पेशेंट देखते हैं तो वहाँ पे एबनॉर्मल क्लियरेंस होता है। उसमें क्या होता है? कई सारे ऐसे कंडीशन होंगे जहाँ पे कफ बनेंगे, लाइनिंग जो है वो थिन होने लगेगी और म्यूकस जो है वो सिलिएटेड स्क्लेरेटर जो है वो उससे ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, और नहीं आने की वजह से जो मैकेनिज्म है कफ को बाहर क्लियर करने का, मैकेनिज्म ऑफ क्लियरेंस नहीं होता है, और नहीं होने की वजह से कफ बाहर नहीं आते हैं। तो हमें एक्सटर्नली या फिर मैकेनिकली या फिर हमें इस टेक्निक की मदद से उस कफ को बाहर निकालना होता है। एबनॉर्मली में क्या होता है? म्यूकस लेयर जो होता है वो 5 mm के थिकनेस से एक्सीड कर जाता है, थिक हो जाता है, और जो सिलियरी क्लियरेंस होता है वो इनअफेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि 2 phase फ्लो नाउ बिकम्स एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ क्लियरेंस एट अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एयर फ्लो, म्यूकस विस्कोसिटी एंड थिकनेस। यहाँ पे क्या होता है? एबनॉर्मल क्लियरेंस में स्ट्रॉन्ग गैस एंड लिक्विड का इंटरेक्शन होता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैस एंड लिक्विड इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और लिक्विड डिटैच हो जाता है एयरवे वॉल से, और वो क्या करता है? ल्यूमेन को नैरो कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाता है और क्लियरेंस नहीं हो पाता है, अफेक्ट हो जाता है एयरवे क्लियरेंस हमारा। अब ऐसे केसेस में जब हमें एयरवे क्लियरेंस कराना है, एबनॉर्मल क्लियरेंस कराना है, तो हम क्या क्या क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पे चेस्ट फिजियोथेरेपी का ही बताया हुआ है कि क्या क्या टेक्निक होगा और उस टेक्निक के अंदर कौन सा ऐसा सब टेक्निक यूज़ करेंगे हम जिसकी मदद से हम क्लियरेंस करा सकते हैं। तो एक कन्वेंशनल हो गया, मॉडर्न हो गया और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक हो गया। कन्वेंशनल में अब फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें पोस्चरल ड्रेनेज आता है, परकसन वाइब्रेशन आता है, मॉडर्न में आ जाता है हमारा ACBT आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटल में जो PEP हम लगाते हैं, पेप, CPAP, बाईपैप, ये सारी चीज़ें हमारी इंस्ट्रूमेंटल में आ जाती हैं। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कन्वेंशनल टेक्निक में क्या होता है। कन्वेंशनल चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल चेस्ट फिजियोथेरेपी के नाम से या बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी इसको बोल सकते हैं। ये फर्स्ट 1915 में किया गया। इसमें क्या क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक होता है जो कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को कराता है, पोस्चरल ड्रेनेज, परकशन और वाइब्रेशन के साथ, जिसको PDPV भी बोलते हैं। P से पोस्चरल, D फॉर ड्रेनेज, P फॉर परकशन, V फॉर वाइब्रेशन। तो पोस्चरल ड्रेनेज अलॉन्ग विद परकशन वाइब्रेशन पहले यूज़ किया जाता था, और जिसको कि हम बोलते थे चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो अभी भी आप कॉमनली चेस्ट फिजियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें कफिंग एक्सरसाइज बाद में जोड़ा गया, फोर्स एक्सपिरेटरी टेक्निक जिसको कि हफिंग बोलते हैं, हफिंग, उसको भी ऐड किया गया, और उसके साथ जो पोस्चरल ड्रेनेज, परकसन वाइब्रेशन विथ हफिंग इफेक्टिव आउटकम्स दिखाने लगा। इसीलिए आज भी ICU के पेशेंट को, या बेड रिडन पेशेंट है या SOB का पेशेंट है, तो हम वहाँ पे क्या देते हैं? चेस्ट पट्टी देते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के साथ, परकसन वाइब्रेशन, और अगर पेशेंट हफिंग के कैपेबल है तो हफिंग कराते हैं, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल पेशेंट है तो हम उसका संक्शनिंग करते हैं। अब ये PDPV कब अच्छे तरीके से काम करता है? तो आप ICU में देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पोस्चरल ड्रेनेज, परकशन वाइब्रेशन, ये तब और बेहतर काम करता है जब आप किसी तरह का ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी भी उसके साथ साथ अप्लाई किए होंगे। तो पोस्चरल ड्रेनेज क्या होता है? पोस्चरल ड्रेनेज जो हमारा है वो इन्वॉल्व करता है पोजिशनिंग। पोस्चरल का मतलब ही होता है एक बॉडी का ऐसा पोजीशन अचीव करना जहां से म्यूकस को आराम से ड्रेन किया जा सके। तो पोस्चरल ड्रेनेज में पोजीशनिंग इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम ग्रेविटी असिस्टेंस रखते हैं, मतलब ग्रेविटी के द्वारा एलिमिनेशन कराना ताकि नॉर्मल एयरवे क्लियरेंस मैकेनिज्म को अचीव किया जा सके। इसमें पोजीशन जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ लंग होते हैं, लंग्स के जो सेगमेंट्स होते हैं उसको मैं अलग से क्लैरिफाई कर दूंगी अपने अगले वीडियो में। यहाँ पे मैं पोस्चरल ड्रेनेज बता देती हूँ। तो सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग होती है, जिसके साथ साथ ग्रेविटी का रोल होता है, और हम ड्रेन कराते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसे पोजीशन में रखते हैं जहाँ की लंग्स के सेगमेंट को टारगेट किया जा सके। वो कैसे होगा? सुपीरियर टू द कैरिना।
अब ये पोजीशन कब कब और कितनी देर में किया जा सकेगा, तो पोजीशन जो भी पेशेंट है, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। अगर कोई पेशेंट 3 मिनट तक ही कर सकता है, कोई पेशेंट होगा 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, तो पेशेंट के बियर करने के या उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम 3 से 15 मिनट तक की पोजीशनिंग हर पोजीशन को करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पोजीशनिंग जब हम कराते हैं उसके बाद पोस्टरल ड्रेनेज में हमें क्या चेक करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लंग्स का ऑस्कल्टेशन करना। ऑस्कल्टेशन करने के दौरान हमें क्या पता चलेगा, लंग्स के सेगमेंट्स को जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें क्रैपिटस या रोंकाई साउंड सुनाई देता है। ये क्रैपिटस और रोंकाई साउंड उनके कंडीशन को डिफाइन करता है, उनके जो म्यूकस है उसकी थिकनेस है, उसका जो क्या क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करता है। ये पोस्टरल ड्रेनेज हम हमेशा जब भी कराएंगे साथ साथ में परकशन वाइब्रेशन जरूर देंगे। अब अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें कि परकशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, तो इन शॉर्ट हम समझेंगे कि परकशन जो है उसमें हमेशा कपिंग, क्लैपिंग और टेम्पोटमेंट होता है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर हम ऐसे टैप करते हैं, अगर हम मैनुअली दे, अगर हम वाइब्रेटर दे रहे हैं तो उसमें टैपिंग के साथ साथ वाइब्रेशन भी आ जाता है। पर जब हम मोडालिटी से देते हैं तो उसमें वाइब्रेशन के साथ साथ टैपिंग भी आ जाता है। पर जब हम अगर मैनुअली देते हैं तो हम अपने हैंड का कप लाइक शेप, कन्वेक्स, आउटवर्डली, कनकेव, इनसाइड, इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके पेशेंट को परकशन देते हैं। उसी तरह वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या है, हमारा फाइन ट्रेमरस एक्शन है, मैनुअली परफॉर्म किया जाता है। जो रिब्स का डायरेक्शन होता है, रिब्स का जो डायरेक्शन होता है उसमें हमें प्रेस करना होता है, प्रेस करके वाइब्रेशन देना होता है। सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं हमारे चेस्ट के और रिब्स, जो एक पेशेंट को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन करने के लिए, और जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है उसके रिब्स के डायरेक्शन में और उसके सॉफ्ट टिश्यू को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे वाइब्रेशन देने के लिए। एक रैपिड वाइब्रेटरी इंपल्स जाता है जो कि चेस्ट वॉल से ट्रांसमिट होता है हमारे फ्लैटेंड हेड से किसी भी थेरेपिस्ट के। आइसोमेट्रिकली अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है फोर आर्म का, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर साथ साथ मसल काम करते हैं। क्यों करते हैं, हम लूजन करने के लिए और डिसलोड करने के लिए, किसको, एयरवे सिक्रेशन को। तो ये वाइब्रेशन टेक्निक हमारा होता है। फिर क्या होता है, कफिंग होता है। अब हम जब पोस्टरल ड्रेनेज के साथ साथ परकशन वाइब्रेशन कराते हैं तो फिर वो कफ जब अपर लोब में आ जाता है तो उसको बाहर निकालेंगे ना। बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कफिंग करेंगे। कफिंग कैसे करेंगे, असिस्टेड कफिंग टेक्निक से कफ कराएंगे। आइदर आप हफिंग एंड कफिंग कराते हैं या फिर जैसे मैंने बताया, अगर आईसीयू का पेशेंट है तो आप उसको संक्शनिंग करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो आप नर्स को बोलिए या आप खुद करिए, आईसीयू के पेशेंट में संक्शनिंग होगा। और अगर आपका पेशेंट असिस्टेड कफिंग के कैपेबल है तो आप उसको हफिंग एंड कफिंग कराएंगे। आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।